Welcome to RJD's the live classes. Guys, we have already discussed question number 1 to question number 10 of electrochemistry in previous lecture. Now, in today's lecture, we will discuss question number 11th onward. आई थिंक बच्चों आप लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे, आप एंजॉय कर रहे होंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी आसान बनता जा रहा होगा आपका। लेक्चर 1 एंड लेक्चर 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आसानी से मिल जाएगा, तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको एक साथ देख सकते हैं और इन क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपको जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन मिलेंगे। सारे के सारे आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो चलो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 11th है सॉल्ट्स ऑफ ए एटॉमिक वेट 7, salt B atomic weight 27 and C atomic weight 48 were electrolyzed under identical conditions using the same quantity of electricity. It was found that when 2.1 gram of A was deposited, the weight of B and C deposited were 2.7 and 7.2 gram. The valency of A, B and C respectively are. Guys, हमें given है same quantity of electricity is used, so I will be same in each case. I की वैल्यू सेम है एंड एक और स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है कि जब A की 2.1 ग्राम क्वांटिटी डिपॉजिटेड होती है देन B एंड C की उतनी ही टाइम पीरियड में जो क्वांटिटी डिपॉजिट होगी दैट विल बी 2.7 एंड 7.2 ग्राम, सो टाइम पीरियड विल बी सेम. Now the product of I multiply by T, that is charge, will be same in each case. और जब चार्ज की वैल्यू सेम होगी तो बच्चों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि फेराडेज सेकंड लॉ में यूज में लाना होगा, क्योंकि जब कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यानी एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर सेम क्वांटिटी में चार्ज को अगर पास करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में जो एलिमेंट डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड पर उनके इक्विवेलेंट्स सेम होंगे. तो क्या रखते हैं यहां पर यूजिंग फेराडेज सेकंड लॉ, फेराडेज सेकंड लॉ, यस, mass of A divided by equivalent mass of A will be equal to mass of B divided by equivalent mass of B will be equal to mass of C divided by equivalent mass of C. ओके बच्चों, ये वैल्यू होगी. नाउ हम रखते हैं यहाँ पर ए की वैल्यू क्या होगी. वी नो दैट जब कभी भी एलिमेंट डिस्चार्ज होगा तो डेफिनेटली उसका इक्विवेलेंट मास होता है वो कैलकुलेट करते हैं, या आयन डिस्चार्ज होगा तो उसका इक्विवेलेंट मास डिवाइड बाय एन फैक्टर जो कि उसकी वैलेंसी के इक्वल होता है उससे कैलकुलेट किया जाता है. तो बच्चों यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर ए का मास 7, बी का 27 एंड सी का 48 ऑलरेडी गिवन है. तो यहाँ पर वैलेंसी हमें कैलकुलेट करनी है और उसे ही एज्यूम करना होगा. तो ई इज इक्वल टू क्या होगा, जीएमएम ऑफ ए डिवाइड बाई, यहाँ पर एक्स कंसिडर कर लेते हैं, जीएमएम ऑफ ए इज व्हाट 7 और यहाँ पर इसकी जो वैलेंसी है वो x रख देते हैं. सिमिलरली ई बी विल बी इक्वल टू व्हाट, जीएमएम ऑफ बी. बी का मास कितना है, यहाँ पर देखिए बी का मास है एटम मास 27 है और जीएमएम ऑफ बी 27 है, यहाँ पर y हम रख देते हैं. ओके, सिमिलरली ई सी की वैल्यू क्या होगी, इसका एटॉमिक मास 48 है, डिवाइड हम यहाँ पर z रख देते हैं. जीएमएम ऑफ बी डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी जो कि y है वो रख दिया, 27/7 y आएगा. एंड ई सी वाले केस में हम जीएमएम ऑफ सी डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ सी जो कि 48 डिवाइड बाय z आएगा, यानी z उसकी क्या वैलेंसी है. ओके, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं, इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्या मिलेगा हमें बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ वैल्यू होगी बच्चों डब्ल्यू ए रख देते हैं. डब्ल्यू ए की जो वैल्यू है 2.1 ग्राम ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि डब्ल्यू ए डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ ए जो कि 7/x आएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर
डब्ल्यू बी ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है देखो बच्चों, डब्ल्यू ए गिवन है 2.1 ग्राम, यस डब्ल्यू बी 2.7 एंड डब्ल्यू सी 7.2 ग्राम, यही वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। डब्ल्यू बी की वैल्यू आपको दिया हुआ 2.7 डिवाइड बाय इसका इक्विवेलेंट मास कितना होगा 27 बाय वाई, यस इज इक्वल टू अगेन 7.2 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ सी होगा वो है आपका 48 डिवाइड बाय इसकी वैलेंसी जेड होगी, ये तीनों की तीनों वैल्यू सेम होगी अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ। जब इसको सोल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आएगी बच्चों 0.3x इज इक्वल टू 0.1, y इज इक्वल टू 0.3 डिवाइड बाय 2z, और सॉल्विंग डेसिमल को रिमूव कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे जो वैल्यू मिलेगी वो होगा 6x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू बच्चों आपका होगा 3z। ओके, यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू 1 मानना पड़ेगा क्योंकि तीन वेरिएबल है, जब तक एक की वैल्यू नहीं मानेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। If x is equal to 1, then what will be? Y will be equal to 3, क्योंकि दोनों से जब सॉल्व करोगे तो यानी 6 is equal to 2y होगा, y की वैल्यू आराम से 3 मिल जाएगी। एंड अगेन z is equal to क्या होगा बच्चों, z is equal to from 6x and 3z से हमें मिल जाएगी, z is equal to 2 वैल्यू मिल जाएगी। Now the ratio of valency what? x रेशियो y रेशियो z अगर हमें कैलकुलेट करना तो क्या होगा 1 रेशियो आपका हो जाएगा 3:2। हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसका 132 आंसर सेकंड होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर फैराडेज लॉ को काफी अच्छे से यूज में लिया गया है। तो बच्चों नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12th स्टार्ट करते हैं। हमारा गिवन है द ईएमएफ ऑफ सेल गिवन है z कन्वर्ट इनटू G+2 ion, concentration of G+2 ion is given 0.1 m and of iron +2 to iron, यहाँ पर iron +2 की concentration 0.001 given है already at 298 Kelvin and इसका आपको EMF already given है 0.2905। The value of equilibrium constant for the cell reaction. Now what we have to given? We have to given E cell की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.2905 वोल्ट एंड आपको सेल रिएक्शन गिवन है, क्या दिया हुआ लेफ्ट साइड में एनोड होता है, यानी एनोड कौन सा G+2 में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो लेफ्ट वाला पार्ट एनोड होगा, राइट वाला पार्ट कैथोड होगा। तो मैं यहाँ पे लूंगा जिंक कन्वर्ट इनटू G+2, इस तरह की ये रिएक्शंस है, एंड आयरन कन्वर्ट इनटू व्हाट, ये आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एंड आयरन कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe में कन्वर्ट हो रहा है। यस हम इसको सेल रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या होगी ये बच्चों सेल रिएक्शन। ओके सेल रिएक्शन हमें मिल गई है। यस लेफ्ट वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, राइट वाले पार्ट का रिडक्शन होगा। यू हैव टू लर्न दिस। नाउ जिंक इज सॉलिड, iron is also solid but these ions will present in aqueous form और इसी की concentration हमें लेनी होगी। Now Q will be what? Zinc+2 divide by Fe+2, yes Zinc+2 divide by Fe+2 क्या वैल्यू होगी बच्चों 0.01 divide by 0.001, this will be equal to 10। ओके यानी Q की वैल्यू आपको मिल गई है और हमें क्या कैलकुलेट करना बच्चों, पहले तो ई नोट कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ई नोट के बीच में एक रिलेशन होता है, तो आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ई नोट। तो यहां पर फ्रॉम लास्ट इक्वेशन ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log Q। यस ए सेल की वैल्यू 0.2905 ऑलरेडी गिवन है एंड ए सेल की वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 0.02905 यस एंड log Q यानी Q की वैल्यू 10 है, यू नो log 10 इज इक्वल टू 1। तो ए सेल की वैल्यू मिल सकती है, कितनी मिलेगी बच्चों ए सेल नोट 0.2905 प्लस अगेन 0.02905, this will be equal to 0.32 approximate volt. Now we have to find the value of equilibrium constant. We know that what
ई नॉट सेल इज इक्वल टू -2 पॉइंट, या मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देता हूँ 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग एंड यहाँ पर k आ जाएगा। ओके, ई सेल की वैल्यू क्या होगी बच्चों, देखो यहाँ पर ई सेल की जो वैल्यू है वो ये है 0.32 इज इक्वल टू माइनस, ओके, माइनस ये होगा बच्चों, ओके, ये आपका हो गया ई नॉट सेल डेल्टा जी इक्वल टू माइनस होता तो प्लस आएगा बच्चों, यहाँ पर प्लस ई सेल नॉट की वैल्यू होगी प्लस 0.0591 बाई एन लॉग के, और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ये 0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर थे कितने थे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर थे जिंक से जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने का बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, तो यहां पर रख सकते हैं वैल्यू क्या होगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग के। ओके, यहां पर सोल्व करते हैं इसको फर्दर, कैसे सोल्व करें, जैसे इसको सोल्व करेंगे यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0.32 इज इक्वल टू 0.02905 log k, एंड k इज इक्वल टू, इसको डिवाइड कर दो और एंटीलॉग ला लीजिए, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 10 रेज टू द पावर 0.32 डिवाइड बाई 0.029 वैल्यू आएगी 0.02905, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, 10 बेसिस पर ये वैल्यू आपको मिलेगी। ओके, ये और यही आई थिंक हमारा आंसर है जो कि ऑप्शन सेकंड के अंदर दिया हुआ है। यस, इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा बच्चों। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रोलाइज एल्यूमिना इन द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस इज। बच्चों, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में एल्यूमिना का रिडक्शन कार्बन के थ्रू होता है। नो डाउट दिस इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड वी हैव टू प्रोवाइड एनर्जी फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, तो उस सोर्स का वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना। तो यहाँ पर क्या गिवन है, आपको हॉल हेरोल्ड प्रोसेस के अंदर जो रिडक्शन होगा किस टाइप से होगा, एल्यूमिना है Al2O3 है, कार्बन के साथ में रिड्यूस होकर के एल्यूमिनियम प्लस यहाँ पर CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, CO2। एल्यूमिनियम कितने हैं यहाँ पर, इसको बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा तो यहाँ पर 4 आएगा, एंड 3 2 जा 6 ऑक्सीजन होंगे तो यहाँ पर 3, ये वाला आपका 3 आ जाएगा। इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करके आप इसको फिजिबल बनाओगे, यानी मैं कहूंगा नॉन फिजिबल से फिजिबल बनाया जाता है। ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी सप्लाई करके। तो यहां पर आप देख सकते हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, रख सकते हैं यहां पर डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जी नॉट ऑफ CO2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जी नॉट ऑफ एल्यूमिना। कैसे पुट कर सकते हैं हम, एलिमेंट है यानी प्योर एलिमेंट का डेल्टा जी फॉर्मेशन 0 होगा क्योंकि वो तो एलिमेंट स्टेट में है। ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्ट है यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है, इनके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो गिव्स एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स, हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज में लाएंगे। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए आप 3 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा जी नॉट ऑफ CO2 ऑलरेडी गिवन है, माइनस 394 गिवन है। ओके, माइनस अगेन यहाँ पर ये गिवन है बच्चों क्या, माइनस 1520 मल्टीप्लाई बाय एल्यूमिना है, उसको एल्यूमिना है उसकी गिव्स एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू होगी यहाँ पर देखिए आई थिंक 1182, ये तो आपका किलोजूल इसका आएगा जो कि माइनस में रहेगा, और यहाँ पे प्लस आएगा 3040, ये वैल्यू होगी। जब सोल्व करोगे तो ये होगा बच्चों 1800
56 किलो जूल, यहाँ पर मेंशन किया हुआ किलो जूल में दिया हुआ, तो इसलिए इसी को लेंगे, किलो जूल आपका आ जाएगा। ओके बच्चों, माइनस में रहेगा, सॉरी प्लस में रहेगा ये वैल्यू। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी? नहीं, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ई सेल की वैल्यू निकालो, तो वी नो दैट ई सेल की वैल्यू निकालेंगे। ई सेल की वैल्यू किससे रिलेटेड होगा? डेल्टा जी से रिलेटेड होगा। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल, ये वैल्यू होगी बच्चों, रख दो। डेल्टा जी की वैल्यू ऑलरेडी कितना है? 1856 वैल्यू निकली है, तो यहाँ पर 1856 किलो जूल, किलो की बात करते हैं तो 10⁻³ आ जाएगा, माइनस एन की वैल्यू कितने हैं? एन यहाँ पर देखो बच्चों, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एल्यूमिनियम +3 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो एक एल्यूमिनियम एटम है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर तो 4 एल्यूमिनियम एटम है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो एन फैक्टर इस रिएक्शन के अंदर कितना होगा बच्चों? 12 होगा। तो रख सकते हैं यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाय एफ की वैल्यू होगी 96500 मल्टीप्लाई बाय ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा बच्चों? ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्या होगा? ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में आएगी अप्रोक्सीमेट। जैसे ही आप डिवाइड करोगे एवरीथिंग, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 1.6 वैल्यू मिलेगी नेगेटिव में वोल्ट। नाउ यानी इस जो सेल का है पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर ये रिएक्शंस होती है तो इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो -1.6 वोल्ट होगा। अगर मुझे इस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस में कन्वर्ट करना होगा तो एक्सटर्नल सोर्स से हमें इतने वोल्ट या इससे ज्यादा वोल्टेज की करंट पास करनी पड़ेगी या एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं कहूंगा E not cell for external source should be greater than this or equal to this. For external source will be equal to greater than or equal to 1.6, तभी ये फिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? यस, मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड, मिनिमम वोल्टेज कितना होगा? 1.6 वोल्ट होगा। इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा अगर होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होगा और इतना भी होगा तो भी आपकी रिएक्शन फिजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। The products found when an aqueous solution of NaBr is electrolyzed in a cell having inert electrode। इसका मतलब सेल के जो इलेक्ट्रोड वो यूज में नहीं आ रहे हैं, नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड है ये। क्या होगा? नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड यूज में ले गया और NaBr का हमने क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस किया। NaBr यस, जैसे ही वाटर में हमने डिजोल्व किया तो यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये Na पॉजिटिव देगा, NaBr नेगेटिव देगा। ओके, साथ ही साथ में मैं कहूंगा यहाँ पर देखिए बच्चों, इस वाले केस में आपका होगा वाटर का आयनाइजेशन भी होगा, नो डाउट, H पॉजिटिव प्लस यहाँ पर आपका OH नेगेटिव। लेकिन मैं ये ऐसा कह सकता हूँ कि जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा? सोडियम का, वो ज्यादा होता है H पॉजिटिव से। तो मैं लिखूंगा डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन H पॉजिटिव। तो कैथोड पर केटाइन जाता है, अब दिमाग में फिट कर लीजिए, कैथोड पर केटाइन जाता है, एनोड पर एनाइन जाता है, तो एट क्या होगा? यहाँ पर जो प्रोसेस होगा कैथोड पर होगा। कैथोड पर क्या होगा बच्चों? देखो, H पॉजिटिव विल टेक इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू H रेडिकल एंड अगेन H रेडिकल प्लस H रेडिकल विल कंबाइन टू गिव H2। ये आपका होगा। एट एनोड की बात करता हूं बच्चों, एनोड पर क्या होगा? यस, एनोड पे एनाइन जाएगा, लेकिन डिस्चार्ज जो पोटेंशियल है किसका? OH नेगेटिव का ज्यादा होता है Br नेगेटिव से, यानी Br नेगेटिव से ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आपको देना पड़ेगा OH नेगेटिव को, किसके लिए? डिस्चार्ज होने के लिए। नाउ द स्पीसीज व्हिच हैव लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल विल डिस्चार्ज्ड एट इलेक्ट्रोड एट फर्स्ट। Br नेगेटिव है वो जल्दी से डिस्चार्ज होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dp ऑफ OH नेगेटिव ग्रेटर देन dp ऑफ Br नेगेटिव। ओके, Br negative will oxidized at N node and will convert into what?
विल कन्वर्ट इनटू Br2। ओके बच्चों, साथ ही साथ में सॉल्यूशन में क्या बचेगा, सॉल्यूशन में बचेगा Na पॉजिटिव तो था इसे, OH नेगेटिव भी था, तो यहां पर मैं कह सकता हूं NaOH जो कि एक कंपाउंड बेस है ये मिलेगा। तो जब कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवाओगे एन एक्वस NaBr सॉल्यूशन का, तो H2 बनेगा, Br2 बनेगा, NaOH बनेगा। आंसर होगा हमारा थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्या गिवन है बच्चों 21 में, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है मार्च 2021 के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है। नाउ ए 5 मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब एक्वा सॉल्यूशन ऑफ KCl। ओके, यानी मोलारिटी आपको दिया हुआ है, गिवन है मोलारिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज व्हाट 5 मिलीमोल, मिली को 10 रेज़ टू द पावर -3 में लिख देते हैं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, मोलारिटी होगी। यस, molarity already given what 5 into 10 raised to the power -3 m of aqueous solution of KCl has a conductance is what C is equal to 0.55 मिलीसाइमन, ये आपको दिया हुआ। ओके, यानी इसको भी लिख सकते हैं 0.33 इंटू 0.55 इंटू व्हाट 10 रेज़ टू द पावर 0.55 into 10 raised to the power -3 साइमन, ये कंडक्टेंस आपको दी हुई है। एंड सेल कांस्टेंट आपको दिया हुआ, यस सेल कांस्टेंट G स्टार है, दिस इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चों ये सेंटीमीटर इनवर्स में दिया हुआ है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर मीटर स्क्वायर में पूछा तो साइन कन्वेंशन हमें यूज में लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए 130 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये 130 मीटर इनवर्स। नाउ द मोलर कंडक्टेंस पूछा आपको ऑफ दिस सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस की बात करेंगे बच्चों, किसकी, मोलर कंडक्टेंस। तो यहां पर रखी, we know that lambda m molar conductance of this solution is given by kappa yes kappa multiply by 1000 divide by molarity, yes ये होगा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे मोलरिटी है वो सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 रेज़ टू द पावर -6 लेना पड़ेगा। मोलरिटी है मोल पर लीटर होता है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जब 1000 वैल्यू रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, जब वॉल्यूम है वो ml में दिया हो यानी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, तो उसको मीटर में जैसे ही हम कन्वर्ट करेंगे तो 10 रेज़ टू द पावर -6 रखेंगे। नाउ पहले तो क्या रखें हम, कप्पा निकालते हैं। कप्पा इज व्हाट, क्या होगा बच्चों, C मल्टीप्लाई बाय G, ये हो जाएगा G स्टार, यानी सेल कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस की वैल्यू है 0.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एंड सेल कांस्टेंट है वो 1.3 आएगा। ये वैल्यू एज इट इज रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और मोलरिटी की वैल्यू रख देंगे। तो क्या होगा बच्चों, रखो यहाँ पर, इसको सोल्व करते हैं आगे। नेक्स्ट 0.55 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ये तो था आपका C मल्टीप्लाई बाई जो है सेल कांस्टेंट 1.3, दिस इज कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइड बाई मोलरिटी, मोलरिटी इज व्हाट 5 इंटू यस 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, यस क्या होगा बच्चों, रख सकते हैं 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, ये वैल्यू होगी इज इक्वल टू लैम्डा m। ओके, सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे ये कैंसिल हो गया, ओके ये 10 रेज़ टू द पावर -3 और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपकी जो पावर है वो फिनिश होगी, 10 रेज़ टू द पावर -3 ही यहाँ पर बचा हुआ, ये वैल्यू होगी आपका 0.11। ओके, ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं इसको। नाउ जो वैल्यू है वो कितना होगा, 1.3 मल्टीप्लाई बाय दिस, तो लैम्डा m होगा, यहाँ पर यूनिट क्या दिया हुआ, मिली सेकेंड साइमन मोल इनवर्स इतना दिया हुआ, ठीक है 0.55। ओके यस, और यहाँ पर ऑलरेडी इसकी जो वैल्यू है, एक छोटी सी वैल्यू रखना भूल गया, यहाँ पर 130 पुट करना चाहिए, तो यहाँ पर 100 भी आएगा बच्चों, क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर दिया,
यस, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ही आएगा, और यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई बाई 100 लिखूंगा। ओके, तो ये जो वैल्यू होगी 11 मल्टीप्लाई बाई, ये वैल्यू हो जाएगी 11 मल्टीप्लाई बाई 1.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 साइमन मीटर स्क्वायर, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू होगी। इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेट होगा 14.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, तो आपका आंसर होगा क्या होगा बच्चों, देखिए मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये दिया हुआ, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये पूछी है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 14.3, और अगर नियरेस्ट इंटीजर में दिया हुआ राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 14 आ जाएगा, ये नियरली इक्वल टू क्या होगा 14 आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर दिया जा सकता है। नाउ जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, क्या दिया हुआ, द ई नॉट वैल्यू फॉर सीरियम प्लस 4 टू सीरियम प्लस 3 इज 1.74 वोल्ट, कितना 1.74 वोल्ट ऑलरेडी गिवन है। पॉजिटिव वैल्यू है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब Ce4 विल बी वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या मैं कहूंगा वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 1.74 काफी ज्यादा है, इसलिए ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, होता है, बिल्कुल है। सीरियम इज मोर स्टेबल इन C+4 स्टेट देन C+3, जब ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लेकर के C+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, C+3 की ज्यादा होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट फर्स्ट तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, आंसर 4 होगा, जेई मार्च 2021 में आया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाउ लॉन्ग, अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा है ये, शुड वाटर बी electrolyzed by passing through 100 ampere of current so that the oxygen released can completely burn 27.66 gram of diboron। ओके, डाइबोरेन को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो 100 एम्पियर करंट एक्वस वाटर में पास करने पर मिलती है। तो टाइम पीरियड आपसे पूछा है, तो आई की वैल्यू क्या दिया हुआ बच्चों, 100 एम्पियर दिया हुआ, बहुत अच्छी बात है ये तो। और टाइम पीरियड आपको कैलकुलेट करना, ये भी अच्छी बात है, इतना दिया हुआ। नाउ पहले तो O2 की क्वांटिटी निकाल लेते हैं यार, कितना होगा, वी नो दैट गिवन व्हाट B2H6, ये डाइबोरेन है, जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, B2O3 बनाएगा, साथ ही साथ में 3H2O। डाइबोरेन इज हाईली रिएक्टिव एंड यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो B2O3 मिल गया एंड 3H2 मिला। यस, इसको बैलेंस कर लेते हैं, कितना होगा बच्चों, यहाँ पर 3O2, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज में आएगा। नाउ मोल्स ऑफ डाइबोरेन B2H6 कितना होगा, यहाँ पर हम लेते हैं देखिए मास डिवाइड बाय जीएमएम, तो जीएमएम कैलकुलेट करते हैं, मास ऑलरेडी गिवन है कितना 27.66 डिवाइड बाय इसका जो मास होगा, बोरोन का ऑलरेडी गिवन है कितना 10.8 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 6, सॉल्व करो 27.66 डिवाइड बाय दिस विल गिव यू 27.60, ये वैल्यू है, अप्रोक्सीमेट 1 मोल आ जाएगा अगर इसको सोल्व करें तो, कितना आएगा 1 मोल। तो 1 मोल अगर B2H6 है तो इसके मोल्स कितने यूज में आएंगे, तो यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, यस यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट क्या होगा, moles of O2 will be 3 times of moles of diboron B2H6 और it will give 3 moles। ओके, अब बच्चों में क्या कैलकुलेट करना, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना, लेकिन एट फर्स्ट हमें यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक O2 मॉलिक्यूल को लिबरेट करने के लिए कितने
फैराडे करंट पास करनी है, क्योंकि जब तक चार्ज नहीं निकलेगा तब तक टाइम पीरियड भी नहीं निकलेगा जो इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उसका। तो क्या करें? यस, वी नो दैट जब कभी भी वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है या वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों? यहां पर देखिए H2O है, ये इलेक्ट्रोलाइज होगा और ऐसी सिचुएशन में हम पुट कर सकते हैं यहां पर 4H2O, अगर ये यूज में लेंगे तो 2H2O वापस से रिटर्न हो जाता है, हमें मिल जाता एंड O2 आपको मिलेगा। इसके लिए अगर देखें तो 4 फैराडे चार्ज पास करना पड़ता है। कितना? 4 फैराडे। वी हैव टू लर्न दिस, ठीक है ना बच्चों? 4 फैराडे चार्ज पास करोगे तब जाकर के O2 आपको मिलेगा, ठीक है? तो ये आपका हो गया। चाहो तो यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे कि ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? 8 ग्राम होता है, तो उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा टू प्रोड्यूस 3 moles O2 charge will be provided. Charge, how to provide it? कितना होगा बच्चों? आप कर सकते हो यहाँ पर 4 फैराडे मल्टीप्लाई बाई 3। ऑलवेज रिमेंबर 1 मोल अगर आपको ऑटो ऑप्टेन करना है तो 4 फैराडे चार्ज पास करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया इक्विवेलेंट मास से भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल मास 3 मोल्स का टोटल मास होगा 96 डिवाइड बाई यहाँ पर इसका इक्विवेलेंट मास ऑक्सीजन का 8, तो उससे भी 12 आ जाएगा और इस प्रोसेस से भी आपका 12 आ रहा है, 12 फैराडे। ओके, अब 12 फैराडे आपका ये आ गया, क्या? चार्ज आ गया, ठीक है? इतना चार्ज पास करना, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी है 100 एम्पियर, तो क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं टाइम पीरियड? वी नो दैट फैराडे यानी Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? I मल्टीप्लाई बाई T। I की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको। कितनी गिवन है? I की वैल्यू है 100 एम्पियर और ये चार्ज है 12 फैराडे। तो 12 फैराडे चार्ज को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा 1 फैराडे की वैल्यू, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 96500 कूलम। दिस गिव्स I is 100 मल्टीप्लाई बाई T। टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये किस में आएगा? सेकंड में आएगा, बिकॉज एम्पियर क्या होगा? पर सेकंड के अंदर चार्ज ट्रांसफर की रेट, ये होती है करंट। तो यहाँ पर टाइम इन आवर्स में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करोगे? यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई बाई 96500 डिवाइड बाई 100, ये जो वैल्यू होगी ये आपको मिलेगी सेकंड में। एंड वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू होता है 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड से डिवाइड कर दोगे तो आपके आवर्स मिल जाएंगे, ये अप्रोक्सीमेट मिलेंगे। कितना मिलेगा? देखो बच्चों, ये हो जाएगा 3.2, अप्रोक्सीमेट 3.2 आवर्स। तो आंसर क्या आएगा हमारा? यस, 3.2 आवर्स। ये इतने टाइम पीरियड तक आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, तभी जाकर के जो ऑक्सीजन लिबरेट होगी वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से, वो 1 मोल B2H6 को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 18। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयंस इन वाटर इज। बच्चों, वी नो दैट आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर होता है आयोनिक मोबिलिटी, जो कि कंडक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना बल्कि साइज का आयन होगा वो धीरे धीरे मूव करेगा, और बल्कि साइज किसकी वजह से होती है? हाइड्रेशन की वजह से। तो आयनिक मोबिलिटी विल डिपेंड ऑन साइज। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, यहां पर सबसे ज्यादा किसकी होगी? आयनिक मोबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो ये आपका होगा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। यहां रेट ऑफ हाइड्रेशन से चेक करेंगे हम। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगी, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगी। अब इसका आयनिक मोबिलिटी से क्या रिलेशन है? जैसे ही डिग्री ऑफ हाइड्रेशन डिक्रीज होगी वैसे ही साइज ऑफ
हाइड्रेटेड आयन डिक्रीज होगी, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये बात कर रहा हाइड्रेटेड आयन, साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन ये क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, देन क्या होगा, आयनिक, छोटा आयन होता बड़ी तेजी से दौड़ता है, तो आयनिक मोबिलिटी ये इंक्रीज होगी, तो कंडक्टेंस हम कह सकते हैं, कंडक्टेंस विल इंक्रीजेस। ओके, तो ये आपका होगा सी, आंसर हो जाएगा कौन सा, फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि सीजीएम की सबसे ज्यादा होगी आयनिक कंडक्टेंस, उसका साइज, हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे छोटा है, लिथियम का सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए उसकी आयनिक मोबिलिटी उतनी ही कम होती है। जेई मार्च 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं बच्चों। A KCl solution of conductivity 0.14 Simon meter inverse shows a resistance of 4.19 ohm in a conductivity cell. Conductivity cell के अंदर आपको ये दिया हुआ, if the same cell is filled with an HCl solution, the resistance drops 1.03 ohm. The conductivity of the HCl solution is, ठीक है बच्चों, पहले वाले केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज में लिया गया, यानी पहले जो यूज में लिया गया था वही बाद में यूज में लिया गया, इसका मतलब सेल कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहेगी। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी ये दी हुई है, कप्पा की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, K1 की बात करेंगे तो 0.14 साइमन मीटर इनवर्स दिया हुआ, ठीक है, हम ले सकते हैं, इसमें सेम यूनिट है। तो ये आपका होगा रेजिस्टेंस R1 की जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है वो कितना होगा, 4.19 ओम आपको दिया हुआ, तो C1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 4.19 ओम। नाउ सेल कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वी नो, क्या जानते हैं बच्चों, यहां पर देखिए आप, कप्पा इज इक्वल टू C मल्टीप्लाई बाई G स्टार, तो आप देख सकते हैं यहां पर G स्टार सेल कांस्टेंट की वैल्यू होगी कप्पा, यानी कप्पा डिवाइड बाई C, कप्पा की वैल्यू है 0.14 साइमन मीटर इनवर्स डिवाइड बाई, यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों 4.19 है, तो यहाँ पर 1 बाई 4.19 यानी 4.19 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू होगी 0.14 मल्टीप्लाई बाई 4.19। ओके, नाउ क्या कैलकुलेट करना, अगेन कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या होगा, रेजिस्टेंस इज गिवन 1 बाई, यानी R2 की वैल्यू गिवन है 1.03 ओम गिवन है, तो यहां पर यहां पर मैंने कप्पा यानी C की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दी। यस, रेजिस्टेंस क्या गिवन है 1.03 ओम गिवन है, तो C2 की वैल्यू होगी 1/1.03 ओम ये होगी। ओके, क्या करें, R2 की वैल्यू आपको मिल चुकी है, किसकी, R2 की, सॉरी C2 की, सेल कांस्टेंट ऑलरेडी पता आपको, C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं ये वैल्यू, ठीक है। रखते हैं किसकी, कप्पा की वैल्यू, यानी K2 की वैल्यू निकालनी है, C मल्टीप्लाई बाय, यानी C2 मल्टीप्लाई बाय G स्टार होगा, C2 की वैल्यू होगी 1.1 यानी 1/1.03, यस, मल्टीप्लाई बाय G स्टार की जो वैल्यू है वो 0.14 मल्टीप्लाई बाय 4.19, तो 0.14 मल्टीप्लाई बाय 4.19 ये वैल्यू है। जब सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.56 समथिंग आएगी, यहाँ पर 0.56, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आ रही है। साइमन आपका मीटर इनवर्स क्या होगा, साइमन मीटर इनवर्स ये आपकी वैल्यू होगी। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 56 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² साइमन मीटर इनवर्स, तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 56 है, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ, तो यानी 10⁻⁻² साइमन मीटर इनवर्स के साथ में क्या मल्टीपल है, वही आपका आंसर होगा। आंसर होगा बच्चों 56। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। आपको एक सेल रिएक्शन गिवन है, Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट हो रहा है,
और I नेगेटिव है I2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ये एक सेल रिएक्शन गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड मोलर फ्री एनर्जी चेंजेस आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, पहले तो हमें ये देखना है Fe+3 टू Fe+2 में ये कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहां पर आपको गिवन है Fe+2 से Fe में कन्वर्जन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी EMF गिवन है -0.44 एंड Fe+3 से Fe का गिवन है इतना, लेकिन चाहिए Fe+3 से Fe+2 का। तो पहले तो हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट होने का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस मार्च 2021 में आया हुआ है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो नीट, जेईई मेंस और जेईई एडवांस सब में हेल्पफुल है, तो आप इनको सीरियसली सॉल्व कीजिए, इनको देखिए। नाउ हम पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, Fe+3 से Fe+2 का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए ऑलरेडी जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको सोल्व करेंगे। किसकी हेल्प से, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से। और आपको पता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या क्या है, जैसे मैं कहूंगा वर्क एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में ले सकता हूं, वह है, एंड साथ ही साथ में गिब्स एनर्जी, वो भी क्या है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मतलब आप उसको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आसानी से। तो Fe+3 वी नो, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में हम रखेंगे। Fe+3 से किस में कन्वर्ट हुआ, Fe+2 में, एंड Fe+2 से Fe में कन्वर्ट हो रहा है। मुझे इसी का सेल पोटेंशियल निकालना, यहाँ पर जो वैल्यू है Fe+3 से Fe में कन्वर्ट होने की वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ, यहाँ पे डेल्टा G गिवन है, जो कि मैं रखूंगा -NAFE, इसको रख सकते हैं E सेल नॉट रख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू है तो डेफिनेटली ये रखेंगे। ये डेल्टा G1 नॉट हो गया, इसकी वैल्यू होगी माइनस, इसको रखेंगे N1FE1 नॉट, जिसकी इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा G2 की वैल्यू होगी माइनस N2F, आपका होगा E2 नॉट, ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। तो यहां पर रखते हैं, क्या होगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, जैसा कि मैंने आपको बताया दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टीज, तो आसानी से वैल्यू आप रख सकते हैं। ओके बच्चों, क्या करें, डेल्टा G नॉट की वैल्यू है डेल्टा G नॉट +3 से आयरन में कन्वर्ट होना, यानी आयरन +3 से आयरन में कन्वर्ट होने के लिए n की वैल्यू 3 होगी, तो -3 मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय E नॉट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, -0.036 वोल्ट इज इक्वल टू माइनस, पहली स्टेप में +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा, तो बच्चों n1 की जो वैल्यू होगी वो रखेंगे, कितना रखेंगे, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय F और E नॉट, सेल की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालनी है। वैसे इसको डेल्टा G को मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिए n के टर्म में, लेकिन यहाँ पर रख सकता हूँ -NF E नॉट इज इक्वल टू माइनस अगेन जो होगा N1F E1 नॉट माइनस N2F E2 नॉट, इसी में मैंने डायरेक्टली वैल्यू पुट की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगेन माइनस क्या दिया हुआ बच्चों, यहाँ पर Fe+2 से Fe में कन्वर्ट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ -0.44, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है 2, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय F मल्टीप्लाई बाय 0.44, ये वैल्यू होगी, यस, -0.44। ओके, इसको सोल्व करके हम क्या वैल्यू निकालेंगे, E1 की वैल्यू निकालेंगे। तो सोल्व करते हैं आगे, नेक्स्ट -F कॉमन ले लिया मैंने, -F कॉमन लिया तो माइनस ये रहेगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओके, यहाँ पर अगेन -3 मल्टीप्लाई बाय 0.0, कितना दिया हुआ, 0.036, यही वैल्यू दिया हुआ, तो 0.036 इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लिया जा सकता, कितना लिया जा सकता,
माइनस एफ कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A1 नॉट बचेगा और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 0.44 रहेगा। ओके, तो रख दो, माइनस एफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपका E1 बचेगा और यहाँ पर अगेन माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0.44 ये रहेगा। माइनस एफ से माइनस एफ कैंसिल, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 108 होगा, 0.108 इज इक्वल टू अगेन यहाँ पर ई नोट जो कि 1 था इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, प्लस 0.880 वोल्ट, यानी E1 नॉट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा, जब सोल्व करोगे तो बच्चों ये वैल्यू आ जाएगी 0.772 वोल्ट आएगा आपका, जो कि किसमें आएगा, यहाँ पर एक मिनट, साइन माइनस रहेगा यहाँ पर, यस यहाँ पे माइनस रहेगा एंड सॉल्विंग वी विल फाइंड A1 नॉट इज इक्वल टू 0.77 वोल्ट, इतनी वैल्यू आ जाएगी बच्चों। अभी तक हमने क्या कैलकुलेट किया कि इस सेल रिएक्शन के अंदर Fe+3 से Fe+2 में कन्वर्ट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, बट वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट E नॉट या डेल्टा G नॉट। तो सेल रिएक्शन इज व्हाट Fe+3 कन्वर्ट इनटू Fe+2 प्लस I2 एंड या मैं कह सकता हूं I नेगेटिव कन्वर्ट इनटू I2, ये सेल रिएक्शन है। ओके, डेल्टा G कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो E नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होगा, आयरन +3 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हमें यही वैल्यू निकाली थी, आयरन +3 से +2 में कन्वर्ट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस है वो E1 नॉट है। तो आप ले सकते हो यहाँ पर मैं कहूंगा E नॉट Fe+3 टू Fe+2 में कन्वर्ट होने वाला है, ये लेंगे, प्लस E नॉट व्हाट यहाँ पर होगा I-2 I2 में कन्वर्ट होने वाला लेंगे। तो ये तो आपका है 0.772 प्लस यहाँ पर I- से I2 में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना दिया हुआ, I2 टू I- वाला 0.539 दिया हुआ, तो जस्ट रिवर्स होगा ये। तो अगेन माइनस कितना होगा बच्चों, माइनस कर देंगे क्योंकि I- से I2 में कन्वर्ट करना है, इसलिए माइनस में रखना पड़ेगा। तो माइनस 0.2539 वोल्ट आएगा, कितना आएगा, माइनस 0.539 वोल्ट होगा। जैसे इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगी वैल्यू बच्चों, 3, यहाँ पर वैल्यू होगी 3। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये 6 3 2 0.233 वोल्ट आ जाएगा। नाउ हमें क्या कैलकुलेट करना बच्चों, इस रिएक्शन के लिए हमें कैलकुलेट करना डेल्टा G नॉट कैलकुलेट करना। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले स्टेप में हमने जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है उससे Fe+3 से Fe+2 आयन में कन्वर्ट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया, जिसकी वैल्यू है 0.772 वोल्ट है। उसके बाद में सेल रिएक्शन की हेल्प से हमने ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट किया और उसी सेल रिएक्शन के लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो डेल्टा G इक्वल टू क्या होगा, -NF E नॉट। वी नो दैट E नॉट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो 0.233 वोल्ट है। तो यहां पर आपका होगा माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, +3 से +2 में गया तो यहां पे ट्रांसफर हुआ 1, बट यहां पर आयरन के 2 यानी Fe+3 2 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 2 होगा, मल्टीप्लाई बाई F की वैल्यू 96500। ओके, 96500 यस, मल्टीप्लाई बाई जो ई नॉट सेल की वैल्यू है वह है 0.233। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो गिब्स एनर्जी नेगेटिव में आती है और कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा 44.969 किलो जूल आएगा, जो कि यहाँ पे किलो जूल की फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ किलो जूल और अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू की बात करें तो क्योंकि ये माइनस में है तो -45 किलो जूल राउंड ऑफ किया मैंने पर मोल। तो बच्चों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 45
यही आपसे पूछा गया था कि इसका आंसर क्या होगा। डेल्टा जी नेट ऑफ द रिएक्शन विल बी माइनस किलो जूल, और आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है, तो ये आपका होगा 45। तो बच्चों इस तरह से आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक काफी कॉन्सेप्ट को समझा है। नास्ट इक्वेशन हुआ, या फेराडेज लॉ हुआ, या कंडक्टिविटी हुआ, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से काफी सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं। तो बच्चों आप इनको रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो तब तक आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू।